दोस्तों, तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। एक छोटा और काफ़ी बेहतरीन चैप्टर, लगभग 4 घंटे का पूरा चैप्टर है। मैं इस पर 6 वीडियो बनाऊंगा। आज पहली वीडियो है और आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन है क्या और अपने आसपास की दुनिया में कहाँ हमें दिखाई देता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ लेक्चर या फिर लेक्चर के दौरान ही मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स आप 9वीं या 10वीं कक्षा से नहीं पढ़ रहे हैं। फिजिक्स आप तब से पढ़ रहे हैं जब से आपने होश संभाला है, जब से आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है। यानी कि बचपन से आप फिजिक्स पढ़ते चले आए हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने कौन सा टॉपिक कहाँ पढ़ा है। वो मैं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपने कहाँ पढ़ा है। सर्कुलर मोशन आपने कहाँ पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास आपने कहाँ पढ़ा है, रोटेशन मैकेनिज्म आपने कहाँ पढ़ी है, काइनेमैटिक्स कहाँ पढ़ी है। और मैंने काइनेमैटिक्स में तो ऐसा ऑब्जर्व कराया, आपको फील कराई कि कैसे कैसे ऑब्जर्व करा जाता है, ग्राफ का क्या मतलब है, ग्राफ की फिजिकली फील दी। मतलब मैथमेटिक्स भी मैंने फिजिकली आपको बताया था, रिप्रेजेंट करके बताया था कि ग्राफ का सिग्निफिकेंट क्या है फिजिकल लाइफ में। जब मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि कभी आपने भारी बॉल को मारना, हिट करना हो, हल्की बॉल को हिट करना हो तो भारी बॉल में आपको पैर में चोट लगती थी। इससे मैंने आपको फोर्स का क्वांटिफिकेशन समझाया था। यानी हमेशा से मैं जो आपने देखा है, आपकी उम्र लगभग 16-17 साल है, जो आपने अभी तक दुनिया में देखा है, मैं उसी को उठाकर ही कॉन्सेप्ट क्रिएट करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, आपको फिजिक्स समझाने की कोशिश करता हूं। तभी मजा आता है दोस्तों। अब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने आए हैं। आप हमेशा सर्कुलर मोशन पढ़ते आए हैं, खेलते आए होंगे। आपने पंखा चल रहा होगा, ठीक है, पंखे पर आपने कोई पेन रखा होगा तो पेन ऐसा खिसक के दूर गिरता है जाकर के। ये क्या है? ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यही 4 घंटे के लेक्चर में, आज तो 4 घंटे नहीं, टोटल जो 4 घंटे होंगे उनमें हम लोग इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि जो पंखे पर हम लोग रखते हैं तो वो इस तरह क्यों जाता है पेन जब घूम रहा होता है पंखा। जब हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं, कोई डिप आती है जिस तरह की ये है, यहाँ पर चलाते हो तो नीचे आती हुई तेज क्यों हो जाती है साइकिल, फिर स्लो हो जाती है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल। जैसे कि जब हम लोग ट्रेन पर बैठे होते हैं, ट्रेन पर हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो ट्रेन के खिड़की के बाहर देखते हैं तो उसके जो खंबे लगे होते हैं, खिड़की के जस्ट बाहर जो खंबे होते हैं रेलवे लाइन के पास में, वो बहुत स्पीड से निकल जाते हैं और उसी खिड़की से देखने पर दूर कोई गांव होता है, वो बहुत धीरे जाता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? इन सारे सवालों के जवाब हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर में लेने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि मैं आपको फील ही दिलाता रहूं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, मतलब फिजिक्स को मैं आपको फील ही कराता हूँ। मेरा फील कराना भी काम है, लेकिन मेरा एंड गोल है कि आपको मैं अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाऊँ, आप अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, अच्छे से प्रॉब्लम्स को हल कर पाएँ। दिस इज़ माई एंड गोल, क्योंकि यही आपके लिए बेनिफिशियरी है। अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा भी देता हूँ, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मेरा तरीका है पढ़ाने का, या जो भी मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ, किसी भी कोचिंग का कोई भी सीट उठा के देख लीजिए, आप आसानी से सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। जो भी मैंने अगर आप फॉलो करते हैं, सर्कुलर मोशन है, अगर ये आप मेरा पूरा पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग का कोई भी सवाल सर्कुलर मोशन का, किसी भी सीट का सवाल आप लगा लीजिए, आसानी से लगा पाएंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको दिमाग खोलकर समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो सर्कुलर मोशन अगर हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन पर जाएं, और जो मैंने फील वाली बात करी है, मैं धीरे धीरे जब नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, जो भी आता रहेगा उस पर आपको मैं कोट करता चला जाऊंगा। अभी आपसे पूछा गया है कि भाई साहब सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है कि कोई एक फिक्स पॉइंट है, इसके सराउंडिंग पर, इसके एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी पर कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो वो पार्टिकल क्या कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। वही यहाँ पर लिखा है पे पार्टिकल, यहाँ पर एक पी पॉइंट है, पार्टिकल पी है। मूव इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस आर, मतलब सेंटर से इसकी जो सेंटर फिक्स है उसकी डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है, तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इसे सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे, ये बॉल है, ये घूम रही है, इसे रोटेशन बोलते हैं, इसे सर्कुलर नहीं कहते। और कोई कह सकता है भैया आपने डेफिनेशन बताई है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी एक फिक्स दूरी के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये सर्कल है, ये बॉल एक सर्कल है, इस पर कोई चींटी छोड़ दिया है, चींटी ऐसे घूम रही है, वो हमेशा रेडियस, हमेशा सेंटर से फिक्स पॉइंट पर है,
क्या इसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे? ना, इसे हम लोग सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे, लेकिन बाय डेफिनेशन दिखाई देता है कि इसकी जो किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस तो सेम ही रहती है चींटी की, लेकिन ये सर्कुलर मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन है। क्या मोशन है? एक प्लेन में हो रहा है, एक प्लेन में जो मोशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, लेकिन आप फील थोड़ा कर लेते हैं। आपसे कुछ सवाल हैं, जैसे कि यही सवाल है कि जरूरत क्यों बांध पड़ी, हम लोग सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा हम लोग जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो अपनी आंखों से करते हैं, और आंखें हमेशा एंगल नापती हैं। क्या नापती हैं? एंगल नापती हैं। कभी आपने देखा होगा कि ये पेन है, अभी मुझे इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे नज़दीक लाऊंगा तो ये हमें बड़ा दिखाई देने लगता है, पेन का माप तो उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे मैं नज़दीक लाता हूँ ये हमें बड़ा दिखाई देने लगता है। यानी हमारी आंखें हैं एंगल नापती हैं कि कितना एंगल बना रहा है, उसकी आंखें कितनी एंगल बना रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप आसमान में देखते हैं, आपको चांद है वो बड़ा दिखाई देता है, और स्टार्स होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। और आपने जब बचपन में पढ़ रखा है कि स्टार तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? कि जितना ज़्यादा दूर होता है उतना ही छोटा एंगल बनता है, तो सवाल आता है कि एंगल की स्टडी हम लोग अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि ह्यूमन आई है वो एंगल नापती है, और एंगुलर चीज़ें बहुत मेजरमेंट में काम आती हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। पहले मैं इसको थोड़ा, जो मैंने बताया है इसको थोड़ा कोड कर देता हूँ, जो मैंने आपको समझाया है। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है और किसी r दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसे देखने पर कितना एंगल बनाना पड़ा? ये जो हमें बनाना पड़ा एंगल वो हो गया, मान लीजिए थीटा एंगल बनाना पड़ा। तो थीटा की वैल्यू कैसे नापते हैं हम लोग? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अगर ये एस है तो एस अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया, थीटा को हम लोग ऐसे नापते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। अच्छा, ये तो बेसिक बात हो गई। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि कभी आपने कभी रेस देखी है, कार रेसिंग देखी है? शायद नहीं देखी होगी। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ, शायद एनिमेशन बनाया मैंने, ठीक है। ओके, मान लीजिए कार रेसिंग हो रही है। एक ट्रैक ये है, ट्रैक 1, और ये ट्रैक 2 है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, और दोनों कार के पास वेलोसिटी भी है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही हैं, ठीक है। दोनों कारें हैं सेम वेलोसिटी से चल रही है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। आपसे सिंपल सा सवाल है कि इस लड़के को कौन सी कार तेजी से चलती हुई दिखाई देगी, किसकी स्पीड इसको ज़्यादा दिखाई देगी? और दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन ऑब्जर्व कर रहा है एक इंसान जो कि दूरियों को एंगल में नापता है, जो कि कम ज़्यादा एंगल से देखता है। एक इंसान मेजर कर रहा है, और दोनों कारों की वेलोसिटी सेम है। आप बताइएगा इसको कौन सी कार तेज चलती हुई दिखाई देगी? कॉमन सेंस वाली बात है। आपने भी कभी फील करा होगा, आप रोड के किनारे खड़े हैं, एक कार इधर से जा रही है, एक कार थोड़ी दूर चल रही, दोनों सेम चल रही, तो ये जो पास वाली कार है उसको आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मुंडी घुमानी पड़ेगी, आपको बहुत तेज़ी से घुमाना पड़ेगा, और जो दूर है उसमें आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। देखो ऐसे, जो पास है उसके लिए आपको एंगल जो बनाना पड़ेगा वो कितना एंगल बनाना पड़ेगा? ये एंगल बनाना पड़ेगा, थीटा 1। और जो दूर है उसके लिए रिस्पेक्टिवली थोड़ा छोटा एंगल बनाना पड़ेगा। यानी कि जो पास वाली कार है उसे तेजी से निकलती हुई दिखाई देगी, और जो दूर वाली कार है वो धीरे से उसे जाती हुई दिखाई देगी। रीजन क्या है? रीजन बताइए क्या है? एक पास में है, एक दूर है, एक पास है, एक दूर है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन से हमें दिखता है, यहाँ पर तो कॉन्ट्रेडिक्ट जो हम लोगों ने पढ़ाई करी है कि यार वेलोसिटी अगर दोनों की सेम है तो सेम दिखनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये हमारा जो फंडामेंटल जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वो तो थोड़ा सा हिलने लगा है, क्योंकि यहाँ पर दिखने में तो कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया कि एंगल, अब हम लोग एंगल से भी कुछ चीज़ें मेज़र करेंगे, एंगल को भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको ट्रेन वाला एग्जाम्पल शुरुआत में बताने की कोशिश करी थी। तो अब देखो, अब एक और बात इसमें बता देते हैं।
अब वेलोसिटी दोनों की सेम थी, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी, यानी कि दोनों को टाइम भी सेम लगा होगा, दोनों को टाइम भी सेम लगा होगा। तो सेम टाइम में रेड वाली कार को देखने में उसको थीटा टू एंगल घुमाना पड़ा अपने मुंडी को, और उसी टाइम में जो अपनी स्काई ब्लू कलर की कार है उसको देखने के लिए थीटा पर घुमाना पड़ा। यानी कि अगर हम लोग इसको एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ उसकी मुंडी का घूमने का रेट देखें, यानी थीटा 2 अपॉन टी लेस देन है किससे, थीटा 1 अपॉन टी से। पहले का रेट है वो कम है किससे, थीटा 1 से, क्योंकि थीटा 1 में उसे ज़्यादा घुमाना पड़ा था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जो को अभी हम लोग पढ़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा फील कर लेते हैं। और अब ऐसा ही मेरे सवाल था कि जब आपके मन में सवाल आया होगा कि आपने वो बताइए कि जब हम लोग ट्रेन पर बैठे होते हैं, ट्रेन की खिड़की के पास वाली जो ऑब्जेक्ट होते हैं, पेड़ होता है, खंबा होता है, जो भी लाइट होती है, वो बहुत जल्दी से निकल जाती हैं, लेकिन जो बहुत पीछे जो गांव होता है वो बहुत स्लो जाता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे कारण क्या है, देखो मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये खिड़की है, ठीक है, ये खिड़की है, ये पेड़ है, और ये गाँव है दूर, ठीक है, गांव बहुत दूर है। तो मैं अभी गांव में इधर बना देता हूँ, ठीक, इधर आप ये बैठे हो, आपको पता है कि आप एंगल से देखते हो, तो आप जब खिड़की के बाहर देखोगे तो कुछ इतना ये रहेगा आपका एंगल, इस तरह आप देखोगे, और आपको पता है कि जो खिड़की के पास ये खिड़की है, आपको पता है जो खिड़की के पास ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी भी, रिलेटिव वेलोसिटी भी v होगी, और जो दूर गांव है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी v ही होगी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन अब देखिए कि आपको जो खिड़की वाला ऑब्जेक्ट है बहुत तेजी से निकल जाता है और गांव है बहुत धीरे जाता है। क्यों दिखाई देता है, देखिए क्यों, क्योंकि आपकी आंख एंगल बना रही है, आपके लिए ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर ये डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो हो सकता है ये डिस्टेंस हो 2 किलोमीटर, ये वाली दूर कहीं गांव है। तो यानी कि सेम वेलोसिटी से अगर ये d चलेगा तो टाइम कम लेगा, फटाक से निकल जाएगा, क्योंकि कम से 10 मीटर ही चलना है और वेलोसिटी भी है, फटाक से निकल जाएगा। लेकिन इसके पास भी वेलोसिटी भी है, लेकिन इसे 2 किलोमीटर चलना है तो टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपने उस गांव ने बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है आपकी आंखों के सामने, तो बहुत देर में वो गांव निकलता है। ये कारण है क्योंकि आपकी आंखें ऐसा देखती हैं, जितना दूर होगा उतना ही सेपरेशन होगा, उतना ही आपको दिखाई देगा, जितनी दूरी होगी गांव की वो उतना ही धीरे आपको जलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे कि कहीं आप ट्रेन पर सफ़र कर रहे हो, आपने सन को देखिए, सन हमेशा उतना ही बना, सन क्या मतलब, अगर चंद्रमा है, चंद्रमा हमेशा वहीं बना रहता है। आपकी ट्रेन चाहे 100 किलोमीटर की रफ्तार चल रही हो तब भी आपका चंद्रमा वहीं बना रहता है, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत दूर है, आपके एंगल का गेम ही खत्म हो जाता है, वो तो प्लेनेट वाला गेम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जैसे कि अभी हमने समझा कि अगर हम लोग कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है दोस्तों, जब कोई रेडियस वेक्टर अपने फिक्स पॉइंट के सापेक्ष कुछ घूमता है, अपनी पोजीशन वेक्टर जितना भी रोटेट करता है, जितना भी घूमता है, वो जो एंगल बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसे हम लोग बोलते हैं। क्या लिखा है, डेफिनेशन क्या लिखा है, एंगल ट्रेस बाय द पोजीशन वेक्टर ने जो एंगल ट्रेस करा ऐसा ऑफ पार्टिकल मूविंग विद रिस्पेक्ट द सेम फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष अगर कोई पोजीशन वेक्टर ट्रेस करता है कुछ डिस्टेंस, कुछ एंगल, तो जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है और अपने साधारण वाले डिस्प्लेसमेंट में। अच्छा देखो, अगर ये पार्टिकल है पूरा घूम के वापस आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, डिस्प्लेसमेंट 0 होता। अगर ये पार्टिकल है पूरा चक्कर लगा के वापस यहीं आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है, अगर आप पूरा चक्कर लगाओगे, अगर आप ये वेक्टर है पूरा घूम के इधर वापस आ जाता तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ होता और उसकी वैल्यू होती 2 पाई। उसकी वैल्यू कितनी होती, 2 पाई। अगर वो ऊपर जाता, यहाँ जाता, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती पाई/2।
जितने भी चक्कर लगाएगा, पोजीशन वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब भी करेगा, जितने भी राउंड लगाएगा वो सारा उसका एड ऑन होता चला जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं होता था। डिस्प्लेसमेंट में अगर आप जिस जगह से चले उस जगह पर वापस आ गए तो जीरो हो जाता था, लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा सीन नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, हमेशा याद रखोगे आप, ठीक है। आप और एक आध एग्जांपल दे देते हैं, कोई सवाल ले लेते हैं क्या? सवाल मैं आगे लूँगा, आगे पढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जैसे अपने वहाँ पर एक वेलोसिटी होती थी, अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होती है वैसे हम लोग ओमेगा डिफाइन करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद टाइम। कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, सिंपल सी बात है। डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम लोग ओमेगा से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओमेगा से डिफाइन करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसमें ही मैंने सारी चीज़ें ऐड करके रखी हैं, एक चंक बना के रखा है। अच्छा, ओके, ये बात तो आपको हमें लगता है समझ में आएगी। एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी। अब एवरेज यहाँ पर हेडिंग लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब एवरेज का मतलब जैसे कि वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि जो ओमेगा एवरेज होगा, ओमेगा की एवरेज वैल्यू होगी वो क्या होगा? टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिंपल, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। अगर मैं डायग्राम बनाकर भी दिखाना चाहूँ, दिखा दूँ क्या? देखो ऐसे बनाइए, दिखा दूँ, यही बना देता हूँ। ये जैसे कि एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है। t बराबर 0 पर यहाँ पर था, t बराबर 1 पर इसने एक एंगल चला θ1, t बराबर t1 पर, और t बराबर t2 पर उसने एक एंगल चला θ2। तो हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है θ1 से θ2 तक। तो θ1 से θ2 तक क्या होगी एवरेज वेलोसिटी? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी θ2 माइनस θ1 अपॉन चेंज इन, यानी कि टोटल टाइम टेकिंग जो भी लगा है, ठीक है। अब इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड होता है, रेडियन पर सेकंड होता है, और रेवोल्यूशन पर मिनट भी कभी आरपीएम में भी दिखाया जाता है। ओमेगा ज़्यादातर जो कमर्शियल चीज़ों में गाड़ी वाड़ी वो आरपीएम से दिखाया जाता है। तो एक आरपीएम बराबर, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेवोल्यूशन। इसके आरपीएम में भी नापते हैं, और इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल बात ही, छोटी बात है, कोई ज़्यादा बड़ा कठिन हमारे लिए टॉपिक नहीं है। अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो होता है जब कोई पार्टिकल एक चक्कर पूरा कर लेता है। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी पार्टिकल ने ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और 2 पाई उसने रेवोल्यूशन, 2 पाई जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है, टाइम टी है। जो हम लोग पिछले अभी जो डेफिनेशन पढ़ी है उससे जो ओमेगा का निकला है वो 2 पाई पर क्या निकला था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 2 पाई है क्योंकि पूरा चक्कर लगाया है। टाइम लिया है टी, जिसे हम लोगों ने टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं, क्योंकि एक चक्कर में इतना टाइम लगा। तो टी इक्वल टू क्या होगा? टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सिंपल, ठीक है। इसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगते हैं उन्हें हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। एक सेकंड में जितने भी राउंड लगते हैं, चक्कर लगते हैं, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टाइम पीरियड एक चक्कर जितने समय में लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके दोस्तों, अच्छा अब आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज रेट। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन सिंपल सी बात है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहीं पर कुछ ये भी डेफिनेशन भी लिखी हुई। इसको हम लोग अल्फा से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? अल्फा से। डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम।
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस पे कोई फील करने वाली बात है, फील भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अब एवरेज, अल्फा की एवरेज वैल्यू भी होती है, वो क्या होगी, वो क्या होगी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये होगा एंगुलर आपका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लिखने की जरूरत है क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आप इतने बड़े बड़े चैप्टर पढ़ के आए हो, काइनेमैटिक्स पढ़ाया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब अगर यहाँ पर भी यूनिट लिखनी पड़े और इन पर चर्चा करनी पड़े तो हमें लगता है वो समय बेकार है ना। तो ये हमारी चर्चा रही। अगली वीडियो हम लोग थोड़ी और एनर्जी के साथ आएंगे, आज थोड़ी एनर्जी मेरी लो थी। अगली वीडियो में थोड़ा और आएंगे पावर के